नमस्कार। हिंदी की डिजिटल लर्निंग कक्षा में पुण्यपाल सिंह बुंदेला की ओर से आपका स्वागत है। आज शौर्य गाथा के दूसरे भाग में छत्रसाल प्रशस्ति को हम पढ़ेंगे। शिवा को सराहो के सराहो छत्रसाल को। कविवर भूषण को यह सुखद दुविधा यूं ही नहीं हो रही थी। जहां महाराष्ट्र में महाराज शिवाजी राष्ट्र गौरव को बढ़ा रहे थे, तो वहीं बुंदेलखंड में विषम परिस्थितियों में भी महाराज छत्रसाल मुगलों के समक्ष अपराजेय योद्धा बन राष्ट्र गौरव को बढ़ा रहे थे। उनके बारे में इसी कारण प्रसिद्ध था, इत यमुना उत नर्मदा इत सतलुज उत टौंस, छत्रसाल सो ललन को रही न काहू हौस। तलवार और बर्छी से छत्रसाल कैसे पराक्रम दिखाते थे, भूषण के इन दो कवित्व छंदों में आज हम देखेंगे। आरंभ करते हैं छत्रसाल प्रशस्ति। रचयिता कविवर भूषण। सबसे पहले तलवार का पराक्रम। निकसत में आनते मयू के प्रलय भानु कैसी फारे तम तोमते गए अंदर के जाल को, लागत लपक कंठ बैरन के नागिनी सी, रुद्र रिझाए दे दे मुंडन की माल को, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली के सिकल के कले उदेत काल को। कवि भूषण कहते हैं कि छत्रसाल महाराज के तलवार जब उनकी म्यान से निकलती है तो किस तरह का दृश्य उपस्थित होता है। निकसत में आनते मयू के प्रलय भानु कैसी, फारे तो मोते गयंदन के जाल को। निकसत निकलते ही, म्यान तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। तो म्यान के अंदर से निकलते ही, निकसत में आनते मयूखें, किरणें, चमक, प्रलय, प्रलय की, भानु, सूर्य जैसी, कैसी। जैसे ही छत्रसाल महाराज की तलवार म्यान के बाहर निकलती है, उसमें से प्रलयंकारी सूर्य के समान किरणें निकलती हैं और उन किरणों से वह किरणें फारे तोमते गए अंदर के जाल से चमकती हुई उस तलवार की किरणें फाड़ डालती हैं। तम का अर्थ है अंधेरा, तोम समूह, अंधेरे के समूह को वैसे ही फाड़ देती हैं। गयंदन के जाल को वे हाथियों के झुंडों को भी वैसे ही फाड़ देती हैं। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो चमक निकलती है, उस चमक से अंधेरे का समूह फट जाता है, उसी प्रकार वह तलवार अपने पराक्रम से गयंदन हाथियों के समूह को भी फाड़ देती है, हाथियों के समूह को भी एक तरफ कर देती है। लागत लपक कंठ बैरनी की नागिनी सी, रुद्र है रिझाए दे दे मुंडन के माल को। लागती लपक, वह लपक कर, उछल कर, कंठ में, गले में, बैरिन, शत्रुओं के नागिन सी, उपमा अलंकार। नागिन की तरह उछल कर वह शत्रुओं के गले में लग जाती है, गलों से चिपट जाती है। रुद्र ही रिझाए, गलों को काट देती है और गलों को काट काट कर रुद्र ही शिव जी को रिझाए प्रसन्न करती है। दे दे देकर पुनरुक्ति अलंकार। मुंडन की माल को, मुंडों की, नरों के सिरों की, मनुष्यों के मुंडों की माला पहनाकर प्रलयंकारी शिव, जो मुंडों की माला से प्रसन्न होते हैं, ऐसे रुद्र को, शिव को
यह तलवार मुंडों की माला भेंट करती है। लागती लपक के कंठ बैरने की नागन सी, लपक कर छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के गलों को काटते हुए मुंडों की माला रुद्र जी को पहनाती है, यानी नरमुंड इधर उधर बिखर जाते हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। हे लाल, हे सपूत, क्षितिपाल, क्षिति का अर्थ होता है धरती, क्षितिपाल इस धरती के शासक, छत्रसाल हे धरती के शासक, हे धरती के लाल छत्रसाल महाबाहुबली, बाहुबली भी उनका नाम है। तो हे बाहुबली, ये उपाधि उन्हें दी गई थी। हे बाहुबली, हे धरती के पालक, हे छत्रसाल, कहाँ लो बखान करूं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं तेरी करवाल को, तेरी पराक्रम को, तेरी वीरता का कहाँ तक बखान करूं। प्रतिभट कटक के कटीले के ते काटी काटी, काली के सिकिला के कलेऊ देते काल को। तेरी तलवार प्रतिभट, प्रति का अर्थ है विरोधी, भट्ट सैनिक, कटक समूह, कटीले बहुत ही खतरनाक, केते कितने ही, काटी काटी उसको काट देते हैं। यहाँ का शब्द की पुनरावृत्ति है, अनुप्रास है, काटी काटी में पुनरुक्ति प्रकाश है। तो प्रतिभट कटक शत्रु के बहुत ही खतरनाक समूह को केते कितनों को काटी काटी इस तलवार ने काट डाला है। काली कैसी किलक, और जब काटती है ये नरमुंडों को काटती है तो काली कैसी, काली माई की तरह, उपमा अलंकार, काली कैसी किलकी, काली माई की तरह किलकारी भरते हुए, किलकी का अर्थ है किलकारी भरते हुए, प्रसन्न होते हुए, कलेऊ देत काल को, कलेऊ का अर्थ है नाश्ता, काल को, मौत को यह नाश्ता देती है। प्रतिभट कटके कटीले के काटी काटी, काली कैसी किलकी कलेऊ देत काल को। हे छत्रसाल, तुम्हारी तलवार शत्रु के सैनिकों के समूह को काट काट कर काली माई की तरह, प्रलयंकर काली की तरह, महाकाली की तरह किलकारी भरते हुए, प्रसन्नता जताते हुए, मौत को भी, काल का अर्थ है मौत, मौत को भी नाश्ता प्रदान करती है। तो यह उनकी तलवार के पराक्रम का चित्रण है। और अब ओज गुण के साथ ही बर्छी के पराक्रम का चित्रण करते हैं। भुज भुज गैस की बैसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दारुण दरन को। बख्तर पाखरन बीच धस जाते मीन पैरे पार जाते पारे वाह जो जलन को। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सके करे बखान को बलन के। पंची पर छीने ऐसे परे परे छीने वीर, तेरी बैरे छीने हैं खलन के। बर्छी के बारे में बता दें। भाला आपने देखा होगा, भाले में लोहे का नुकीला भाग आगे होता है और पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है, या लकड़ी की मुठिया होती है, मूठ होती है। और भाले की बात कर रहे हैं। बर्छी पूरी तरह से लोहे की ही होती है, उसमें लकड़ी का हिस्सा या लकड़ी का हैंडल नहीं होता, बस इतना अंतर है। यानी वह नुकीला हथियार जो पूरा लोहे का बना होता है भाले जैसा, वह बर्छी होता है। छत्रसाल बर्छी भी धारण करते थे अपने हाथ में। भुज भुज गैश की बैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन को। भुज, भुज का अर्थ है छत्रसाल का हाथ। भुजगेश शेषनांग, शेषनांग रूपी छत्रसाल का हाथ। संगिनी साथ में रहने वाली, भुजंगिनी नागिन। तो बर्छी का चित्रण करते हुए भूषण कहते हैं कि छत्रसाल के
भुजा रूपी शेषनाग में बर्छी रूपी नागिन वैसे ही रहती है जिस प्रकार नाग के साथ नागिन रहती है। और यह बर्छी खेदी खेदी खाती, खेदी खेदी, छेद छेद कर, खेदी खेदी, दौड़ा दौड़ा कर खाती है, खा जाती है दीर भारी दारुण भयानक दलन को। शत्रुओं के भारी समूह को दौड़ा दौड़ा कर, छेद छेद कर यह बर्छी खा जाती है। बख्तर पाकरन बीच धरस जात, मीन पैर पार जात पार, परवाह जो जलन कोई। बख्तर और पाकर, ये युद्ध में सिपाही या सैनिक जो कवच पहनते थे, झालर पहनते थे, जिनसे पहने शस्त्र और अस्त्र उनको ना लग पाए, लोहे के हुआ करते थे, धातु के होते थे, उनको पहनते थे। तो उन कवचों में, बख्तर और पाखरों के बीच में यह बर्छी धस जाती, वैसे ही धस जाती है मीन मछली के समान। मछली के समान कैसे? पैरी पारी जात पार, परवाह जो जलन की। जिस प्रकार मछली पैरी कर, पैरी माने होता है तैर कर, पार का अर्थ है उस पार, जात चली जाती है, परवाह ज्यों जिस प्रकार जलन की। जिस प्रकार मछली धारा के विपरीत चली जाती है, जल की परवाह किए बिना धारा के उस पार चली जाती है, उल्टी धारा में चली जाती है, इसी प्रकार बख्तर और पाखरों के बीच में, लोहे के बने बख्तर और पाखरों के बीच में यह बर्छी धस जाती है और शत्रु के शरीर में घुस जाती है। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करे बखान को बलन के। रैया राव, रैया का अर्थ होता है प्रजा, राव, रैया राव प्रजापालक, चंपति, चंपत राव छत्रसाल महाराज के पिताजी का नाम था और जो ओरछा राज्य के सेना प्रमुख थे या सेना में महत्वपूर्ण पद पर थे। तो ये रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, हे प्रजापालक चंपत राव के पुत्र, हे छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बालन के। यह भूषण कवि आपके बल का बखान, आपके बल का, पराक्रम का वर्णन कैसे कर सकता है। पंछी पर छीने ऐसे परे परे छीने वीर, तेरी बरे छीने हैं खलन के। पंछी, पक्षी, पर छीने, पर का अर्थ है पंख, छीने माने छिने हुए, पड़े हुए हैं, पर छीने यानी बल से छिने हुए वीर। शत्रु के वीर योद्धा ऐसे पड़े हुए हैं जैसे पक्षी के पंख छिन जाते हैं और वह छटपटाता रहता है, ऐसे ही बल से छिने हुए वीर युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। तेरी बरछी ने, तेरी इस बर्छी ने हैं, बल छीन लिए हैं, बलन खलन के, दुष्टों के। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। पर का अर्थ पंख है और पर छीने का अर्थ है बल छिन जाना, बरछीने। तो यहाँ बर्छी के अर्थ में है और दूसरी तरफ वर का अर्थ बल है। तो पंछी पर छीने ऐसे परे परे छीने वीर, तेरी बरे छीने हैं खलन के। जैसे पक्षी, पंख कटा हुआ पक्षी तड़पता है, ऐसे ही तेरे बर्छी ने वीरों के बल को छीन लिया है और वो कटे हुए पंख के पक्षी जैसे तड़प रहे हैं। तो ये दो कवित्व छंद थे। काव्य सौंदर्य आपको पता ही है। अब सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। कवि ने शेषनाग और उसकी संगिनी किसे कहा है? तो उत्तर है, कवि ने शेषनाग छत्रसाल की भुजा को कहा है और उसकी संगिनी उनकी बर्छी को कहा है। कवि ने किन किन राजाओं के
शौर्य का वर्णन किया है? सीधा उत्तर है शिवाजी का, और दूसरा महाराज छत्रसाल का। शब्द सीमा का आप ध्यान रखें उत्तर लिखते समय। अगला प्रश्न, बर्ची की, छत्रसाल की बर्ची की विशेषताएं बताइए। तो सीधा सीधा वही पद ले लेंगे कि पहली लाइन में खेदी खेदी खाती, तो वह शत्रुओं के समूह को छेद छेद कर खा जाती है। बख्तर पाखरन बीच धस जात, यानी उनके बख्तरों और पाखरों के बीच में वैसे ही धस जाती है जैसे मछली धारा के विपरीत चली जाती है। और उसके कारण धरती पर ऐसे भी तड़प रहे हैं जैसे पक्षी पंख कट जाने पर तड़पते हैं। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है। छत्रसाल की तलवार की प्रलयंकारी सूर्य के समान क्यों कहा गया है? तो पहला जो पद था उसके अनुसार आपको उसको लिखना है। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, इसलिए आप इन छंदों को पढ़ें, व्याख्या को बार बार दोहराएं और फिर अपने ढंग से लिखना सीखें। अगला प्रश्न, कालिका सी किला की कले उदेत कालकों का भाव क्या है? तो इसका भाव यही है कि छत्रसाल महाराज की तलवार शत्रु के सैनिकों को के समूह को जब काटती है और उनको काटती हुई उस तरह से किलकारी भरती है जैसे महाकाली किलकारी भरते हुए नरमुन्नों को काटती जाती है और काल को, मौत को नाश्ता कलेवा प्रदान करती है। तो ये प्रश्न हो गए। अब भाषा अनुशीलन को देखते हैं और उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समोच्चारित शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपके शब्दकोश को बढ़ाते हैं। तरणी, तरणी का अर्थ होता है सूर्य। अब इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए जिससे उस शब्द का आपकी पकड़ आप पर हो जाती है। तो इसका मैं प्रयोग कर देता हूं। तरणी का बिंब पूर्व दिशा में दिखाई देने लगा था। दूसरा है तरणी, बड़ी की मात्रा है। तरणी का अर्थ है नाव। केवट ने अपनी तरणी से श्री राम को सरयू के उस पार पहुंचाया था। अगला शब्द है जाति। जाति का अर्थ है कुल का एक भाग, या ये कह सकते हैं कि वर्ग का एक प्रकार। हमें कभी भी विद्वान की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति यह क्रियावाचक शब्द है। उदाहरण, सीमा अपनी सामग्री अपने साथ ले जाती है। अगला है कांति, अर्थ है आभा या तेज। वाक्य प्रयोग, जो योगाभ्यास करते हैं उनके चेहरे पर कांति होती है। अगला शब्द क्रांति। क्रांति का अर्थ है अचानक हुआ ऐसा परिवर्तन जो भारी उथल पुथल पैदा कर दे। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला है अगम। आ माने नहीं, गम माने जाना, जहां जाया ना जा सके। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई भी मार्ग अगम नहीं है। अगला है आगम, उत्पत्ति या आगमन। मानव जाति के आगम के संबंध में बहुत सारे मत हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित के समास विग्रह कर उनके नाम लिखिए। भट झूठ, भट भट का झूठ, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। अरिमुख, अरि के मुख, यहां भी वही समास है। तम तोम, तम का तोम,
यहाँ भी तत्पुरुष है। मुंडमाल, मुंडों की माला, यहाँ भी तत्पुरुष है। क्षितिपाल, क्षत्रिय का पालक अर्थात राजा, बहुब्रीहि समास। प्रतिभट, प्रतिपक्ष का सैनिक, अव्ययी भाव समास। धूरी धारा, धूरी की धारा, यहाँ भी वही समास है, यानी तत्पुरुष समास। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, उनको इस प्रकार वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए ताकि उनके भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएं। जैसे ऊपर बताए थे ऐसे ही यहाँ पर भी है। भूषण का अर्थ होता है गहना। नारी जब भूषण धारण कर लेती है तब उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। भूषण, एक वीर रस के कवि भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी के शौर्य गाथा को गाया है। अगला शब्द है काल। काल का अर्थ है समय। काल का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए हमें अपना समय, हर अपना काम तत्काल करते जाना चाहिए। काल, दूसरा अर्थ मौत। काल के आगे किसी की नहीं चली। अगला शब्द दल, समूह या झुंड। सैनिकों का दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। दल का दूसरा अर्थ है पुष्प का बाहरी भाग, या ये कह सकते हैं कि पंखुड़ी। सुबह होते ही कमल दल खिल गए थे। मीन, मछली। जल में मीन प्यासी, ये कबीर ने कहा है। मीन दूसरा अर्थ है एक राशि। मुझे नहीं पता कि इनमें से मीन राशि का व्यक्ति कौन है। अगला शब्द है पर, अर्थ परंतु। आप विद्यालय आइए परंतु समय से। पर दूसरा अर्थ है पंख। वह पक्षी धरती पर पड़ा पड़ा बिना पर के छटपटा रहा था। और अंतिम अर्क। अर्क का अर्थ है सूर्य। मैं अर्क देव के दर्शन कर रहा था। अर्क का दूसरा अर्थ है रस। कोरोना के समय में तुलसी और गिलोय का अर्क बहुत सारे लोग अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। नीचे कुछ ये हो गया। इसके बाद निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपसे मेरी केवल मात्र इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारें। इन 5 उदाहरणों में द्विरुक्ति दोष है, अर्थात एक ही समान अर्थ वाले 2 शब्द आए हैं। इसका शुद्ध होगा आपसे मेरी मात्र इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारें। या ऐसा हो सकता है आपसे मेरी केवल इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारें। दूसरा है आपका भावदी। दोनों के एक ही अर्थ हैं, या तो लिखिए आपका या लिखिए भावदी। तीसरा है शीला के मस्तक में भारी सिर दर्द है। मस्तक और सिर दोनों एक ही हैं, तो शीला के मस्तक में भारी दर्द है। चौथा, हमारे देश में गुलामी की दास्ता कई शताब्दियों तक छाई रही। गुलामी और दास्ता एक ही है, तो एक हटा देंगे। हमारे देश में गुलामी कई शताब्दियों तक छाई रही। पांचवा है आप सादर पूर्वक आमंत्रित हैं।
सादर में ही पूर्वक समाया रहता है। आप सादर आमंत्रित हैं, या ऐसा हो सकता है आप आदर पूर्वक आमंत्रित हैं। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा। नमस्कार।